का हमारा टॉपिक है मोटर न्यूरॉन डिसीज। क्या है मोटर न्यूरॉन डिसीज? क्या समझ आ रहा है नाम से? नाम से तीन नाम क्या, तीन लेटर का है। क्या है मोटर न्यूरॉन डिसीज? यानी ये समझ के आ रहा है कि जो भी चीजें जा रही हैं, तीन वर्ड में क्या क्या है। पहला वर्ड बोल रहा है मोटर, यानी जो चीज जा रही है वो मोटर फंक्शन जा रहे हैं। इतना समझ आ रहा है कि वो डिसीज है जो सेंसरी को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। सिर्फ जो भी अफेक्ट होंगी वो हमारी कौन कौन होंगी? मसल्स। मसल्स अफेक्ट हो रही हैं। इतना समझ आता है। न्यूरॉन यानी नर्व, यानी मोटर नर्व, क्योंकि हमारे बॉडी में दो नर्व ट्रेवल करते हैं, एक मोटर और एक सेंसरी। इनसे ही हम सब कुछ काम कर पा रहे हैं, यानी मोटर नर्व अफेक्ट हो रही है। डिसीज यानी मोटर नर्व अफेक्ट, ये डिसीज है, कोई ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से हमारी मोटर नर्व अफेक्ट हो रही है। कैसे होगी, क्या है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी तो हमें इतना समझ आया मोटर न्यूरॉन डिसीज से कि मोटर नर्व, क्योंकि मोटर नर्व के अंदर ही मोटर न्यूरॉन ट्रेवल करेंगे, तो हमारी वो उसकी डिसीज हो रही है। यानी डिसीज क्या होगा हम जानते हैं, मोटर की वजह से हम सारे मूवमेंट कर पा रहे हैं, यानी कोई सेंसरी का वर्ड यहाँ पर नहीं आया, यानी जो भी काम होंगे वो मोटर फंक्शन के लिए होंगे। अब इसमें पहला नाम लिखा है अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है? एक चीज याद रखना, देखो एमएनडी, इस टॉपिक को बोलते हैं एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिसीज। ये इसी में आता है, मोटर न्यूरॉन नाम से ही आता है। मोटर न्यूरॉन डिसीज के अंदर, मोटर न्यूरॉन डिसीज है, एक बहुत बड़ी डिसीज है, उसके अंदर सब टाइप्स हैं। पहला है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बोल लो या मोटर न्यूरॉन डिसीज बोल लो, एक ही बात होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं एक ही बात होती है? क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिसीज के अंदर, मोटर न्यूरॉन डिसीज एमएनडी जिससे होती है ना, वो मोस्ट कॉमनली तीन डिसीजेस की वजह से होती है। पहला होता है अमायोट्रोपिक लेट स्क्लेरोसिस, दूसरा होता है स्पाइनल मसल एट्रोफी, और तीसरा होता है बल्बर पाल्सी। बल्बर पाल्सी, ठीक है। जिसमें मोटर न्यूरॉन डिसीज अगर आपको हुआ है तो आपको 90% अमायोट्रोफिक लेट स्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है। एमएनडी मोर देन 90%, मोर देन 90% एमएनडी आपको होता है अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की वजह से। तो अगर आपको एमएनडी लिखने को आता है तो आपको अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ही लिखना होता है, और अगर आपको अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस आ रहा है तो मतलब एमएनडी। तो पहले आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा एमएनडी के बारे में समझा दीजिए, फिर अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक ही बात है। चाहे अमायोट्रोपिक न्यूरॉन डिसीज बोल लो, चाहे मोटर न्यूरॉन डिसीज। क्यों ऐसा? क्योंकि 90% रिस्पॉन्सिबल क्या है, यही है। और 90 भी नहीं, मैं तो ये बोलूंगा मोर देन 90%। और जितने भी लोग होते हैं मोर देन 90%, उनको अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ही होता है, और उसे ही हम मोटर न्यूरॉन डिसीज बोलते हैं। हम जनरली अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है ना सुनने में, इसलिए इसको बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए हम मोटर न्यूरॉन डिसीज ही बोल देते हैं कि इस पेशेंट को मोटर न्यूरॉन डिसीज हुई है, एमएनडी का पेशेंट है। तो फिर उससे आप ये पता कर लेते हो, अच्छा एमएनडी का, तो एमएनडी के अंदर कौन सा हुआ है, तो फिर बोल देते हैं कि मोस्ट 90% अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कोई दूसरी हो जाए, उनको भी बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन डीप, हमें जो पूरा ए टू जेड समझना है वो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस समझना है। अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में बोलूं या एमएनडी बोलूं, एक ही बात है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी नाम से आ जाए यही लिख के आना है, मोटर न्यूरॉन डिसीज या अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब ये होती क्या है, मोटर न्यूरॉन डिसीज क्या होती है? मैं बार बार एमएनडी ही बोलूंगा, आपको एमएनडी के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन डिसीज क्या होती है? एमएनडी, या ब्रैकेट में एएलएस लिख दो, मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एक ही बात है। ये है क्या? इट इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इट इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। यानी आपके माइंड में जैसे ही मैं प्रोग्रेसिव वर्ड बोलता हूं, सबसे पहले क्या हिट होना चाहिए कि ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी ये लाइफ में कभी ठीक नहीं होगी। जो चीज प्रोग्रेसिव है वो ठीक नहीं होती, यानी ये नॉन ट्रीटेबल है, ठीक है भैया। फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी प्रोग्रेसिव डिसीज पढ़ी है, पार्किंसम है, प्रोग्रेसिव है, डिमेंशिया प्रोग्रेसिव है, जिसमें हमने अल्जाइमर पढ़ा, प्रोग्रेसिव है। तो फिर क्या करेंगे आप उनमें, रोल क्या है आपका? बोले हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि हम उस चीज को कंट्रोल कर सकें। हम रोक नहीं सकते, हम उस चीज को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश ये कर सकते हैं कि चीजें जिस कंडीशन में खराब होती जा रही हैं वो थोड़ी सी स्लो हो जाए, मगर हम इसको, इस डिसीज को स्टॉप नहीं कर सकते। कंट्रोल जरूर कर सकते हैं मगर स्टॉप नहीं कर सकते। इट इज अ, और इसमें याद रखना, अब आपको अगेन समझ आ रहा होगा, मोटर न्यूरॉन यानी पूरा रोल मसल का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल।
सबसे ज्यादा अगर तो कि देखो बाकी जो ड्रग लोगे वो सिम्टम बेस्ड होंगे, सिम्टम पढ़ेंगे पेशेंट को क्या क्या सिम्टम आ रहा है, आप उसी के ड्रग खिला दोगे। लेकिन बाकी मसल वास्टिंग से, क्योंकि मोटर न्यूरॉन आप समझ रहे हो कि आप पेशेंट मसल्स का काम नहीं ले पाएगा, मसल का काम नहीं लेगा तो वास्टिंग होगी, तो काम कौन कराएगा, आप। यानी पीटी का सबसे बड़ा रोल बनता है एमएनडी में। और एमएनडी क्या, जितनी भी प्रोग्रेसिव डिसीज होती है वो सब को संभालने वाला होता है फिजियोथेरेपिस्ट। मगर वो रिलेटेड होनी चाहिए आपकी मसल से, है ना। डिमेंशिया को थोड़ा ना आप कर सकते हो, मेमोरी लॉस में आप पीटी क्या कर लेगा, उसमें तो एक सर। एक्सक्यूज मी सर, सर वॉइस बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रही है और थोड़े थोड़े टाइम में। ऐसा सबके सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर। जस्ट सेकंड होल्ड करिए। कॉन्टिन्यूअसली ब्रेक नहीं है, मतलब बीच बीच में 5-10 सेकंड के गैप में वो बहुत ज्यादा चली जाती है। तो हमने क्या बोला कि प्रोग्रेसिव कंडीशन है, और प्रोग्रेसिव कंडीशन जो आपकी मसल से रिलेटेड है वहां पीटी का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा तब तक उसके लिए सफर वो करेगा ही। यानी ऐसे पेशेंट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं। इनको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, हम बाय बाय पीटी, बाय ओटी मैनेजमेंट, पीटी मैनेजमेंट, हम सिर्फ इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या, इट इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। क्या समझ आ रहा है कि डीजनरेशन हो रहा है किसका, अपर अपर मोटर न्यूरॉन का और लोअर मोटर न्यूरॉन का। दो न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, या तो अपर का हो सकता है या लोअर का हो सकता है, मगर मोस्ट कॉमनली दोनों का ही होता है, मिक्स में होता है। अमायोट्रोफिक रेटिकुलोसिस पढ़ोगे ना, इसमें मिक्स होता है, दोनों का होता है। तो एमएनडी में की जब डेफिनेशन लिख के आ रहे हो तो वहां तो ये लिख के आओगे कि अपर या मोटर, लेकिन आप जितनी भी डिसीज पढ़ोगे उसमें दोनों का होता है। एक बात याद रखना, ये प्रोग्रेसिव है, स्टार्टिंग भले अपर से हो जाए आगे चल के लोअर इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा, लोअर से हो जाए आगे चल के अपर इन्वॉल्वमेंट में हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में आनी ही है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। शुरू किसी से भी हो जाए उससे फर्क नहीं हमें पड़ता, अपर से लोअर से किसी भी, और भी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट आएंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है अपर लोअर, आगे बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट आएंगे धीरे धीरे करके। तो किसी से भी स्टार्ट हो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में हो जाती है। तो अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन होते क्या है, इनको डीप में तो आप पीडीपी में समझोगे बहुत अच्छे से, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया लेना बहुत जरूरी है, तब हम इस चैप्टर को आगे और अच्छे से एक्सट्रीट कर पाएंगे, है ना। क्या होता है अपर मोटर न्यूरॉन, नाम से क्या समझ आ रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन यानी अपर, ऊपर वाले अपर मोटर न्यूरॉन है। यानी ये न्यूरॉन क्या है, ये वो अब नाम से तो समझ रहा है मोटर न्यूरॉन है, यानी मोटर फंक्शन लेके जाएंगे। मोटर न्यूरॉन यानी मोटर के न्यूरॉन। अपर मींस ऊपर, ऊपर क्या है हमारे ब्रेन है। तो इनका काम होता है, ये वो न्यूरॉन है जो न्यूरॉन लेके जो न्यूरॉन्स, ये वो न्यूरॉन जो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं ब्रेन से एंड सेंड मैसेज। ये न्यूरॉन, कोई आपसे पूछे अपर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट कहां होते हैं, सर अपर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। काम क्या है, ये ब्रेन से न्यूरॉन को ट्रांसमीटर करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को, जो स्पाइनल कॉर्ड को वो होता है अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट। दो चीजें होती है, एक अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट, पूरा बोलो ट्रैक्ट क्या होता है, सर अपर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट कहां होते हैं, बोले ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका, इनका काम है कि न्यूरॉन्स को, जो मोटर न्यूरॉन उनको ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। फिर दूसरा क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है सर, ये क्या है, ये न्यूरॉन कहां, ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। प्रेजेंट होते हैं कहां, स्पाइनल कॉर्ड में। लोअर मोटर न्यूरॉन आपसे पूछे प्रेजेंट कहां होते हैं सर, स्पाइन। इनका काम क्या है, इनका काम है ब्रेन से न्यूरॉन को पहुंचाना है कहां, मसल्स में। मसल्स में। अब आप बोलोगे सर ब्रेन से, हाँ ये सेंटर है, ये स्पाइनल लोअर मोटर न्यूरॉन बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ब्रेन से कमांड लेके मसल्स तक पहुंचाते हैं, और अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक। तो अब आपके माइंड में एक चीज बहुत क्लियर हो रही होगी कि अच्छा अगर अपर मोटर न्यूरॉन गए तो बहुत हालत खराब होने वाली है बंदे की। क्यों, क्योंकि ब्रेन ठीक है, ब्रेन से निकल रहे मगर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच रहे, और अगर ये न्यूरॉन खराब होंगे तो स्पाइनल कॉर्ड तो कितने सारे बॉडी के फंक्शन एक साथ में रेगुलेट करती है। एक अगर C5 C6 के बीच में हो जाए तो कितने सारे फंक्शन चले जाते हैं उनके बीच के, जितनी नर्व है सब खराब होंगी। तो यानी बहुत कुछ जाने वाला है। और एलिमेंट बोले समझ आ रहा है, ब्रेन से सिर्फ मसल्स, यानी पर्टिकुलर वही मसल ही खराब होगी। यानी अगर बाइसेप की आ रही है तो सिर्फ बाइसेप ही जाएगी, मगर स्पाइनल में अगर C4 C5 चला जाए तो बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, पेक्टोरलिस, कितनी सारी चली जाएंगी जो जो उसके इंपेजमेंट में आ गई, तो वो तो पूरी स्पाइन है। यानी अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट अगर चला गया तो चीजें बहुत खराब हो जाती है, और लोअर मोटर न्यूरॉन जाए तो लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है,
क्योंकि सर वहां सिर्फ मसल्स तक, वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर मसल पे ही कि ये रहा आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन है। बोले लोअर मोटर न्यूरॉन सर का एक काम, और लोअर सर मोटर एक और बार न्यूरॉन का एक्सटेंड कर काम दो, क्या है? ब्रेक हो क्या? रही है आवाज। सर ब्रेक हो रही है आवाज, बहुत पीछे वाला थोड़ा रह गया, समझ नहीं आया। हाँ मैं फिर से कुछ, लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी बाइसेप्स है। सपोज मैं बाइसेप मसल का काम बोल दूं तो इनका डायरेक्ट रोल क्या है कि ब्रेन से कमांड बाइसेप तक, बस सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल। आपने सोचा मुझे मुझे फोर आर्म का फ्लेक्शन कराना है, कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? बाइसेप। तो कौन काम करेगा ये कि सिर्फ बाइसेप में ही काम करवाना है, सिर्फ बाइसेप में, लोअर मोटर न्यूरॉन। वहीं आप वॉकिंग करते हो, बहुत सारे काम एक साथ बहुत सारे करते हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपर मोटर न्यूरॉन, कि वहां पर्टिकुलर एक मोशन नहीं होना। वॉकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, बहुत सारे मसल्स कोऑर्डिनेशन एक साथ चलना, क्योंकि जब ये वो उसका काम है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। यानी स्पाइन, अगर ये अपर मोटर न्यूरॉन बिगड़ गया तो बहुत मेजर फंक्शन चले जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फंक्शन को विद इन लिमिट में करने का, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में एक साथ में कितनी सारी नर्व ट्रेवल्स कर रही हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, तो ये हमें समझ आ रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन अगर बिगड़ेगा तो बहुत ज्यादा फंक्शंस बिगड़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि अपर सर मोटर, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड वेट करो, मैं करता हूं एक। तो क्या इनके बीच में मेजर डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं? अगर यूएमएन में लीजन होता है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल और डिसेंडिंग ट्रैक इन्वॉल्वमेंट में होते हैं। भले अभी पैरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जब आप प्रॉपर अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन प्रॉपर करके पढ़ोगे तब ज्यादा क्लियर होंगे। अभी इस चैप्टर में उनका जिक्र हुआ है तो मैं चाहता हूं कि अभी सिर्फ आपको इतना आइडिया जरूर पता चल जाना चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से पर्टिकुलर मसल्स को। यानी आपके माइंड में ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं तो बहुत बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं तो एज कंपेयर टू अपर मोटर न्यूरॉन कम डैमेज होगा। अगर अपर मोटर न्यूरॉन जाते हैं तो बॉडी में क्या मिलता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन जाए तो क्या मिलता है, ये जरा समझने की कोशिश करो। यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करो, वहां से जो ऊपर, जैसे ये भी पॉइंट समझ सकते हो ऊपर वाला। अपर मोटर न्यूरॉन, आपको क्या लगता है अपर मोटर न्यूरॉन है वो आपके, वो कब जा सकते हैं? जब ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला ना कि अपर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट कहां होते हैं? ब्रेन में। तो अपर मोटर न्यूरॉन जनरली मालूम कब जाते हैं? जैसे स्ट्रोक का पेशेंट हो जाए, अब स्ट्रोक में तो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में हो गया ना, तो आपका कब, जब आपको स्ट्रोक हो जाए तो जनरली अपर मोटर न्यूरॉन चले जाते हैं। लोअर मोटर कब जाएंगे? लोअर मोटर प्रेजेंट कहां थे? स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोअर मोटर चले जाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन पोलियो, पोलियो में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, अगर आपको याद हो यूट्यूब पे डाला है पूरा लेक्चर। क्या पढ़ाया था मैंने पोलियोमाइलाइटिस में? कि जो पोलियो का वायरस था वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स प्रेजेंट रहते थे उनको डैमेज करता था। इसी वजह से वहां पर आपकी पूरी मोटर मसल चली जाती थी। मैंने एक बार भी बताया था कि वहां सेंसरी जाता है, सिर्फ मोटर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बताया था। और लोअर मोटर न्यूरॉन में सिर्फ क्या आपके लोअर लिम्स ही जा रहे थे, सिर्फ जब वो लोअर लिम्स अफेक्ट होते थे तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो वहीं आप ये भी समझ सकते हो कि अब मैंने आपको बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक सप्लाई करता है। यानी अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन खराब होंगे तो ग्रुप ऑफ मसल जाएगी, एक मसल नहीं, ग्रुप ऑफ मसल्स, क्योंकि आप दिमाग लगा सकते हो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में तो कितनी सारी नर्व एक साथ ट्रेवल कर रही है एक साथ। अब यहां पर कोई लीजन हो जाए तो ये पूरी की पूरी नर्व अफेक्ट होंगी ना एक साथ, तो एक ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्वमेंट में होगी। और वही बात मैं करूं एलएमएन में तो सिंगल मसल, क्यों? क्योंकि भैया ब्रेन से जो सिंगल मसल जा रही थी पर्टिकुलर जिस मसल्स पे, वो ही डैमेज होगी सिर्फ। यानी अगर ये नर्व बाइसेप की थी तो सिर्फ बाइसेप ही मसल जाएगी, तो क्या सिंगल मसल अफेक्ट होती है। अब ये चीज थोड़ा याद करने वाला है कि याद रखना अपर मोटर न्यूरॉन में टोन हमेशा बढ़ती है। टोन क्या, टोन बढ़ने का मतलब क्या? मसल स्पासिटी में चली जाती है। कैसा होती है? मसल स्पास्टिसिटी में जाती है, टाइट हो जाती है मसल अपर मोटर न्यूरॉन में। कैसे याद रखोगे इसे टेक्निक बताता हूं याद करने की। अपर, अपर मीन्स ऊपर, तो टोन बढ़ेगी, टोन ऊपर ऊपर जा रही है, अपर इंक्रीज, ये याद रखना। ये जब पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम पढ़ोगे ना पूरा करके तब समझ आएगा कि अपर मोटर न्यूरॉन में टोन क्यों बढ़ती है। उसके लिए पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जब हम पढ़ेंगे तब उनको डीप में एक एक करके पूरा पूरा एक दो लेक्चर हमारे उसी पे ही रहेंगे, तब उनको समझेंगे हम।
तो इसमें क्या बता रहा हूं कि अपर मोटर न्यूरॉन में टोन आपकी बढ़ती है। याद करने का तरीका क्या है कि अपर में चीजें ऊपर जा रही है, यानी टोन ऊपर जा रही है, यानी बढ़ रही है। और एलएमएन में हमेशा टोन घटती है। अब आप कह सकते हो सर कि अगर टोन बढ़ रही है तो क्या कोई पावर का लॉस होगा? नहीं। भले ठीक है आपकी टोन बढ़ गई, लेकिन आप ऐसा थोड़ा ना कि आप कोई चीज उठा नहीं पाओगे, उठा लोगे, लेकिन इसमें टोन चली जाती है, पावर लॉस्ट हो जाएगी, आप वीक पड़ जाओगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें कौन सा पैरालिसिस होगा, यूएमएल लीजन में कौन सा पैरालिसिस होगा? आप बोलोगे सर स्पार्सिटी वाला। पहले ऐसा उस पेशेंट को ऐसा पैरालिसिस होगा कि उसकी सारी मसल स्पास्म में चली जाएंगी। और इसमें इसमें सर उसको होगा फ्लैसिड पैरालिसिस, सारी मसल्स कैसी फ्लैसिड हो जाएंगी। तो इसमें याद रखना है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि अपर मोटर न्यूरॉन जब भी किसी भी स्ट्रोक वाले पेशेंट या कोई भी ऐसे पेशेंट में जब आपको दिख रहा है कि पूरा स्पाज्म में चला गया है पेशेंट, तो आप बोलोगे अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट में आ गया है। और अगर पेशेंट का पूरा किस में चला गया है? फ्लैसिड में, तो लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट में आ गया है। ठीक है। और आप अब ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आप जानते हो कि टोन बढ़ेगी तो रिफ्लेक्स कैसे हो जाते हैं हमारे? बढ़ जाते हैं, एक्सिग्रेट हो जाते हैं, डीप रिफ्लेक्स। याद रखना, डीप रिफ्लेक्स आपके एक्सिग्रेट हो जाते हैं। आप मारोगे तो एकदम खट, जैसे आपने बाइसेप पे मारा तो एकदम एक्सिग्रेट होके जाएगा। जैसे बाइसेप का बाइसेप नहीं, सबसे अच्छा समझो नी रिफ्लेक्स। नी पे अगर आप मारोगे कौन से टेंडन पे? पटेलो टेंडन पे, तो नी का रिफ्लेक्स थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टोन बढ़ गई है। क्या रिफ्लेक्स यूएल एलएमएन में मिलेगा? नहीं सर, यहां तो चला जाएगा, क्योंकि टोन ही नहीं है तो रिफ्लेक्स कहां से आएगा? ठीक है। इसी तरीके बेवेंस की साइन आपको मैंने बताया था। बेवेंस की साइन क्या था? एक्सटेंशन वाला साइन था। बेवेंस की साइन मैंने आपको क्या समझाया था? बेवेंस की साइन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आपका फुट है, फुट है ना, फुट पे हम क्या करते हैं? लेटरल साइड से टच करते हैं। फुट, ये मेरा अगर फुट है तो मैं इसे लेटरल साइड से इस तरह ऐसे करके चाहता हूं। अगर मैं अभी आपके फुट पे ऐसे टच करूंगा ना, कोई भी पेंसिल की कुछ भी समझ लो, उससे आप अपने खुद टच करके देखो। आप क्या करोगे? अपना पैर ऐसे लेके जाओगे पीछे, प्लांटर फ्लेक्शन करोगे, पीछे की तरफ लेके जाओगे कि नहीं? ठीक है। अगर वो आपको अगर आपका बेवेंस की पॉजिटिव हो गया तो आप उल्टा करोगे, आप नीचे लेके जाओगे। ठीक है। ठीक है। तो वेवेंस्की में याद रखना, नॉर्मली तो आप अपने पैर पे टच करके देखो, आप ऐसे लेके जाओगे पीछे नॉर्मली। ठीक है। नॉर्मली पीछे लेके जाओगे, लेकिन जब वेवेंस्की साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि मैं आपके टच करूंगा ना, आप स्ट्रोक वाले पेशेंट में ट्राई करना, कभी स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में आप ऐसे टच करोगे ना, वो पीछे ना ले जाके आगे करेंगे पैर। और सेम आप यही ट्राई करना 4-5 2-3 महीने का बच्चा हो, है ना, क्योंकि ये क्या है? ये रिफ्लेक्स, और ये रिफ्लेक्स बच्चों में पॉजिटिव होता है। मैंने कहा था बच्चों में ये नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्स अगर बच्चों में आ रहा है तो नॉर्मल है, बड़ों में नहीं आना चाहिए। लेकिन स्ट्रोक क्या? एक नया जन्म है। मैंने आपको स्ट्रोक में भी ये कहानी बताई थी कि स्ट्रोक एक नया जन्म है, तो उसमें भी जो पुराने रिफ्लेक्स होते हैं, पाउट रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है? बेवेंस्की साइन पॉजिटिव हो जाता है, मगर इसमें नहीं रहता, इसमें नेगेटिव रहता है। अगर एलएमएन गया है तो आप करोगे तो नॉर्मल क्या करेगा? प्लांटर फ्लेक्शन नहीं करेगा, सॉरी डॉर्सी फ्लेक्शन करेगा। ठीक है। और बेवेंस्की प्रेजेंट है तो प्लांटर फ्लेक्शन करता, आगे की तरफ जाएगा। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत ज्यादा। ये आपका बेवेंस्की साइन होता है। ठीक है। और आप बता सकते हो क्लोनस, मैंने बताया था इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, तो मसल स्पाज्म में जाएगी तभी तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर पाओगे। अगर मसल में टोन ही नहीं है तो कहां से इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट कर पाओगे? तो क्लोनस एब्सेंट रहेंगे। तो क्या क्या मैंने बोला कि इसमें क्या था? इसमें स्ट्रोक कोई ऐसी चीज हो जिसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है, तब यूएमएन जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट में आ रही तो एलएमएन जाएगा। पोलियोमाइलिटिस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूएमएन है वो ब्रेन में होते हैं और एलएमएन स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। मैंने कहा था ये वाला ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है, यानी ग्रुप ऑफ मसल जाएंगी, और ये वाला आपके ब्रेन से एक सिंगल मसल को करता है, यानी सिंगल मसल अफेक्ट होगी। इसमें टोन इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है। अगर टोन इंक्रीज होगी तो पावर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन टोन चली गई तो पेशेंट कैसा हो जाएगा? पावर चली जाएगी। यानी इसका जो पैरालिसिस होगा वो स्पासिटी वाला होगा, मसल स्पाज्म में जाएंगी, लेकिन इसका पैरालिसिस कैसा होगा? फ्लैसिडिटी वाला, मसल एकदम फ्लैसिड फ्लॉपी हो जाएगा पेशेंट। इसमें रिफ्लेक्स कैसे हो जाएंगे? एग्जीग्रेट, बढ़ जाएंगे, और इसमें चले जाएंगे। इसमें वेवेंस्की साइन पॉजिटिव है मगर इसमें नेगेटिव है, और इसमें क्लोनस आ रहा है, इसमें क्लोनस नहीं आ रहा है। ये याद रखना है, ये चैप्टर्स में आगे चल के काम आएंगे। और ये ऐसा है, इसमें जो जितने पॉइंट बताए ये याद करने ही वाले हैं। बाकी मैकेनिज्म क्या है उसको जब डीप में पढ़ेंगे ना, पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, उनमें फिर समझ आएगा प्रॉपर। क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म नहीं समझी, अभी हमने सिर्फ डिफरेंस समझा है। तो हमने क्या बात करी कि एमएनडी क्या इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन कैरेक्टर बाय डिजनरेशन ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर और लोअर दोनों जा रहे हैं, और जनरली आगे चल के जब ये बात घूम भी बदल भी जाएगी, बात ऐसी हो जाएगी
कि एक एक ये प्रोग्रेसिव है, स्टार्टिंग में भले अपर जाए तो फिर सब एक एक करके पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाती है। क्या इन्वॉल्वमेंट में नहीं आई मैं वो भी बताऊंगा। अब इसमें क्या क्या जाते हैं मैंने आपको बताया था। एलएमएन के अंदर कौन से सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से सेल होते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स। तो एलएमएन के अंदर क्या डीजनरेशन होगा, इसमें लिखा है ना, इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, डीजनरेशन होता है। तो किसका, लोअर मोटर न्यूरॉन का डीजनरेशन। लोअर मोटर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं हम सब जानते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स का डीजनरेशन होगा। तो यही आप पोलियो में भी पढ़ के आए थे। पोलियो में क्या पढ़ के आए थे कि पोलियो का वायरस स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न सेल्स को डैमेज कर रहा था, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, मोटर के लिए, और पेशेंट का जाता था। तो उसमें भी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन किसका है, एलएमएन के अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स का। और यूएमएन के अंदर कौन सा ट्रैक्ट होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। नाम में ही समझ आ रहा है, कॉर्टिको यानी ब्रेन से स्पाइनल वाला ट्रैक्ट। यही मैंने यूएमएन में समझा था, यूएमएन काम क्या करता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें कौन सा ट्रैक्ट जाएगा, ब्रेन से स्पाइनल वाला ट्रैक्ट जाएगा। जो है बस वो ही लिखा है, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका क्या, डीजनरेशन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है, यानी अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये सेल्स कंटिन्यूअसली करके मरते चले जाएंगे, और एक एक बार मरना स्टार्ट हो गया तो पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में धीरे धीरे करके आ जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलएमएन और यूएमएन इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट में होना स्टार्ट हो जाती है। एलएमएन यूएमएन के बाद जस्ट बाद इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर भी ध्यान रखना सिर्फ मोटर न्यूक्लियाई। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि सिर्फ मोटर, नाम में ही मोटर लिखा है, या सेंसरी वर्ड कहीं यूज नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। तो मोटर न्यूक्लियाई इन्वॉल्वमेंट होंगे ब्रेन स्टेम के, उसको बोलते हैं बल्बर पाल्सी। ये बल्बर पाल्सी आप पढ़ोगे, जैसे अमायोट्रोफिक लेट स्क्लेरोसिस पढ़ रहे हो ना, ऐसे एक और आएगा बल्बर पाल्सी। एक तीसरा टाइप होता है बल्बर पाल्सी, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। उसमें मालूम क्या होता है, उसमें बल्बर पाल्सी ही होती है सिर्फ, और वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, बल्बर पाल्सी अकेले नहीं होती। एलएमएन, और आप सर पूछोगे अमायोट्रोफिक में बल्बर पाल्सी नहीं होती, बिल्कुल होती है। एलएमएन जाएंगे, यूएमएन जाएंगे, और आगे चल के बल्बर पाल्सी भी जाएगी, आगे चल के सबकी सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। एलएमएन, यूएमएन, और आगे चल के बल्बर पाल्सी भी पेशेंट को हो जाएगी। मैं अभी पूरा समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। एलएमएन में जाएगा तो क्या साइन दिखेंगे बताऊंगा, यूएमएन में जाएंगे तो क्या साइन दिखेंगे, बल्बर पाल्सी होगी तो क्या, सब कुछ। अभी तो सिर्फ क्या अपन एक बेस बना रहे हैं, समझ सब आएगा। अभी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भी हल्का सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ आएगा। अब एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात याद रखना है कि अमायोट्रोफिक इट इज अ मोस्ट कॉमन मल्टीपल डीजनरेशन मोटर न्यूरॉन डिसीज। ये जैसे अमायोट्रोफिक लेट स्क्लेरोसिस लिखो, इसके नीचे एक बढ़िया सी लाइन लिख के आना कि इट इज अ मोस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा हूं, डीजनरेटिव मोटर न्यूरॉन डिसीज। मल्टीपल वर्ड यूज क्यों करा, क्योंकि अमायोट्रोफिक में एलएमएन भी जाएगा, यूएमएन भी जाएगा, बल्बर, क्योंकि प्रोग्रेसिव इसमें सब जाना होता है, इसलिए 90% यही होती है। एक बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आएंगे जहां सब चीजें नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी जाती है, वो सिर्फ लेस देन 10% है। उनके दो सब टाइप भी पढ़ लेंगे हम आगे चल के, ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा इस पे ही रहेगा। अब एमएनडी होती कैसी है, जरा से समझने की कोशिश करें। अब एक बात याद रखना, लाइन बोल रहा हूं कि एमएनडी इज अ हेट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिटेड, यानी कि इनहेरिटेड है, ये जेनेटिक है। ये क्या है, हेट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिटेड, ये लिखा। एमएनडी इंक्लूड अ हेट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिटेड, इसका मतलब है कि ये जेनेटिक है। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक है, ये स्पोरोडिक भी है। स्पोरोडिक का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आपके जीन में नहीं है, आपको वैसे भी हो सकती है। डायबिटीज, सेम डायबिटीज भी यही कहानी है कि डायबिटीज जेनेटिक भी है, और जरूरी नहीं है कि आपके जीन में नहीं है तो आपको नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। ऐसे ही ये है कि जरूरी नहीं है कि जीन में होगा तो ही होनी है। तो अगर जीन में नहीं है, स्पोरोडिक का मतलब होता है नो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके भले पूरे परिवार में किसी को नहीं थी तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं होगी, हो सकती है। तो एमएनडी इंक्लूड हेट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिटेड, यानी हेट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम इनहेरिटेड का, यानी अगर किसी को चलती आ रही है तो बिल्कुल हो सकती है आपको, ठीक है। और स्पोरोडिक भी है। क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ द यूएमएन एलएमएन, ये तो हम बात कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का, और आगे चल के बहुत सारे भी दिखेंगे। अब एक और अगेन ध्यान रखना, अमायोट्रोफिक लेट स्क्लेरोसिस को एक नाम से और जानते हैं, एक नाम बहुत कॉमन नाम है और थोड़ा अजीब नाम है। क्या नाम है, लोउ, LOU, लोउ, GEH, गहरिक्स, GEHRIG, एपोस्ट्रोफी S, गहरिक्स, लोउ गहरिक्स डिसीज। क्या नाम है, लोउ गहरिक्स डिसीज। लोउ गहरिक्स डिसीज के नाम से भी इसे जानते, तो अगर इस नाम से भी आ जाए तो मोटर न्यूरॉन डिसीज ही लिख के आना है, अमायोट्रोफिक लेट स्क्लेरोसिस ही लिख के आना है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है सब में, एमएनडी में 90%। इसलिए बार बार मैं इसलिए यही बोल रहा हूं कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछे आपको वही एक्सप्लेन करना है।
चाहे मायोट्रोपिक आ जाए तो भी मोटर न्यूरॉन डिसीज के लिए ये पूरा एक्सप्लेन करके आना है स्टार्टिंग का फ्रंट पेज, और चाहे मोटर न्यूरॉन पूछे तब भी वो करके फिर मायोट्रोपिक लिख के आना है। अब क्या क्या सिर्फ क्या अपर मोटर नोवर बलवर जाते हैं? नहीं भैया, धीरे धीरे करके पूरा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाता है। मतलब पूरा ब्रेन सर, बोले एंटीरियर हॉर्न सेल्स यानी किसके? एलएमएन के। आप तो होशियार हो, अभी पढ़ के आए एलएमएन के। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यानी यूएमएन। अब सोचो धीरे धीरे करके क्रेनियल लव्स भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। हाँ, आपकी क्रेनियल लव भी इन्वॉल्वमेंट आगे पढ़ोगे कि धीरे धीरे क्रेनियल लव भी इन्वॉल्वमेंट में आएंगी, लेकिन सिर्फ मोटर फंक्शन। अगेन आई रिपीट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोटर फंक्शन। क्रेनियल लव सेंसर, बहुत सारी क्रेनियल लव है जो सर सेंसर। वॉइस बहुत ब्रेक हो वॉइस ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। फिर से होने लगी है अभी? अब तो कंटिन्यूस हो रही है बहुत ज्यादा। तो आप एक काम करिए, इस मीटिंग को हम एंड कर, एक सेकेंड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल आगे चल के इन्वॉल्वमेंट में, इंटीरियर हॉर्न सेल्स यानी हमारा एलएमएन इन्वॉल्वमेंट में आ गया, ठीक है, एलएमएन। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यानी यूएमएन। क्रेनियल लव्स भी आगे चल के इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। तो हमारी जो क्रेन, लेकिन याद रखना है, बार बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रेनियल लव्स के सिर्फ मोटर फंक्शन, सेंसरी नहीं, ठीक है। तो जो जिनकी जो वाली क्रेनियल लव्स है ना, जिनके मोटर है वो, और कुछ क्रेनियल लव्स होती है जो नहीं आती इन्वॉल्वमेंट में, वो भी बताऊंगा आगे चल के। अब ऐसा होता है कि धीरे धीरे के सब इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाता है। क्रेनियल लव भी इन्वॉल्वमेंट में आ गई। कॉर्टिको बल्बर पाथवे यानी क्या? बल्बर पालसी, ये भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। तो बल्बर पालसी हो जाती है। इसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे मैं सब बताऊंगा, लोड लेने की बात नहीं है। और फिर आगे चल के फ्रंटल एट्रोफी भी हो जाती है। किसकी? प्री सेंट्रल गायरस की। किसकी हो जाती है? प्री सेंट्रल गायरस की। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, ये एमएनडी। सर वॉइस नहीं आ रही। सर बिल्कुल वॉइस नहीं आ एक रही है। सेकेंड, हाँ तो ठीक है, क्या फ्रंटल एट्रोफी इन दी प्री सेंट्रल गायरस भी आगे जाके इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये सारे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कभी सुना एक बहुत फेमस लोग में एमएनडी है थी, अब तो वो नहीं रहे, बहुत फेमस थे, नाम पता है किसी को? चलो मैं हिंट देता हूं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। आइंस्टाइन। डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग। ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें नहीं जानता, डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग। इन्हें एमएनडी थी, और एमएनडी में भी अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये सबसे बड़े हैं जो जीते जा, जो अब तो ये चले गए हैं सर, डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग सर को ये थी। वॉइस नहीं आ रही, अभी भी ब्रेक हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये जो डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग थे, इनको एमएनडी मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस थी। और आपको इनके बारे में कुछ ऐसे अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ना, जो सुन के आप खुद रह जाओगे। अभी इनको देख लो, इनकी क्या हालत, कितनी खतरनाक इनकी हालत थी। ये इनकी एक सिंगल फिंगर भी, मतलब कितनी तरीके से, कितनी भयंकर मसल इनकी वीकनेस थी, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे, कोई भी सिंगल मसल का मूवमेंट नहीं कर पाते थे। और कुछ अब मैं अभी आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा इस डिसीज के बारे में, जो आपको लगेगा अच्छा ये इनको हुई थी, इस वजह से इनका ये जो जो पार्ट इनका काम कर रहा था, आप समझ पाओगे अच्छा ये पार्ट इस वजह से काम कर पा रहा था, क्योंकि ये डिसीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। तो आज इनकी इमेज अपने माइंड में रखना और पूरा एमएनडी समझने की कोशिश करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन ऑनसेट ये जनरली हमको होती है एडल्ट ऑनसेट डिसीज है, यहाँ 50 साल लिखी हुई है, और मेल इज टू फीमेल का 1:5, वो क्या बोलते हैं 1.5 से लेके 1 का रेशियो, यानी मेल में ज्यादा है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है 50 साल से। आपको पता है डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग को एमएनडी कौन से, जब वो कितने साल के थे तब उनको हो गई थी? 21 ईयर्स के, जब वो 21। इसलिए याद रखना कि इसलिए बोला जाता है कि बायो में हर चीज जनरली होती है, कुछ कंफर्म नहीं होती। एडल्ट ऑनसेट है जनरली, और एडल्ट आजकल तो 50 लिखी है, वैसे 40 के ऊपर होने लग गई है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकती। स्टेफन हॉकिंग 21 ईयर्स के थे 1963 में, 1963 में इनको ये हो गई थी। और ये फाइनली कितने ईयर की पे मरे? 76 ईयर के हो गए थे तब मरे। 21 से 76 घटाओ, 55 ईयर्स तक इन्हें एमएनडी थी। एमएनडी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल कर पाया, जो जिसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर था। एमएनडी क्या हुई? न्यूरोमस्कुलर ही हुआ कि नर्व से आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया।
तो ये पहले ऐसे पेशेंट ऐसा माना जाता है वर्ल्ड में कि जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का, जो जानकारी में रहे हैं, बाकी जो नहीं है उनकी पता नहीं, कि लॉन्गेस्ट सर्वाइवल रहे हैं ये 21 ईयर्स के पे हो गया। तो धीरे धीरे करके इनकी ये हालत हो गई थी कि एक फिंगर भी नहीं उठा पाते थे। तो इनका जरूर याद रखना है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग का क्या है, एटियोलॉजी क्या है इनकी। अब ये होता कैसे है इसकी, देखो वैसे जनरल कॉज हमें नहीं पता, लेकिन हम जेनेटिक वाले को समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक की वजह से क्यों हो जाता है। जेनेटिक का रीजन ये माना जाता है, जेनेटिक का रीजन ये माना गया है कि आपके में एक, देखो आपके में टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके अंदर, 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स। और सब जानते हैं कि 23rd पेयर हमारे सेक्सुअली वो रहता है कि हम बॉय होंगे गर्ल एक्स 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 बाय है ना, तो वो ये तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपका क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम 20 नंबर 1 वो म्यूटेंट हो जाता है जेनेटिक की वजह से, क्योंकि जेनेटिक डिसीज से क्रोमोसोम नंबर 21 म्यूटेंट हो जाता है। होता क्या है उसकी वजह से, कौन सा म्यूटेंट, उसका नाम होता है SOD1 जीन, SOD1 जीन। इसका मतलब क्या है SOD1 जीन का, SOD का फुल फॉर्म क्या होता है, SOD का फुल फॉर्म होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन। ये करता क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेंट हो गया है। अब ये मालूम क्या करता है, हमारे बॉडी में एक नॉर्मल एंजाइम बनता है, उसको ये म्यूटेंट करा देता है। उस एंजाइम का नाम ही होता है सुपर ऑक्साइड म्यूटेज एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। उसको ये एबनॉर्मली प्रोड्यूस करने लग जाता है ये जीन, और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स की डेथ के लिए। जो आपके LMN UMN जो जाते हैं ना, यही एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी डेथ के लिए। क्या मैंने बोला कि म्यूटेंट होता है SOD1 जीन, यानी किससे में, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 जीन में। इसका क्या काम है, ये क्या कर देता है, ये एबनॉर्मली आपके अंदर एक एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, उसका एबनॉर्मली प्रोडक्शन कराना स्टार्ट कर देता है, जिसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। वो कब होता है, जब आपके बॉडी के अंदर SOD1 जीन म्यूटेंट हो गया तब। फिर उसकी वजह से क्या होता है, बोले ये एंजाइम हमारे बॉडी में एबनॉर्मल डिफेक्ट्स कराना स्टार्ट कर देता है। बोले क्या डिफेक्ट कराना स्टार्ट कर देता है, कि LMN के अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स, पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स, इन सबको खराब करना स्टार्ट करा देता है, सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ये। इस वजह से हमको MND हो जाती है, ये जेनेटिक है। बाकी इतने सारे कॉज है हमें नहीं पता, प्रोग्रेसिव डिसीज बहुत सारे कॉज है हमें नहीं पता। अब आप जानते हो कुछ और बाहर के कॉज है जो करा सकते हैं क्या, जैसे वायरस, पोलियो में पढ़ाया था पूरा, पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता था, यही तो होता था कि वो जो आपके पोलियो वायरस एंटर करके क्या करता था, ओरोफिकल रूट से अंदर जाके आपके इंटेस्टाइन में, गट में क्या करता था, मल्टीप्लाई करके आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाकर आपके जो स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर हॉर्न सेल्स उन्हें डैमेज करता था। इसी वजह से तो आपके पूरे लोअर लिम्ब चले जाते थे। क्योंकि वहां से लोअर लिम्ब क्यों जाते थे, क्योंकि सिर्फ LMN जाता था। मगर ये प्रोग्रेसिव है सर, पोलियो प्रोग्रेसिव नहीं है, पोलियो प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है। इसमें पोलियो का वायरस आपको क्या करा तो देगा, मगर सिर्फ पोलियो हुआ तो आप वहीं रुक जाओगे। मगर MND कॉज हो गई उसकी वजह से, तो फिर भैया आपका LMN फिर UMN सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो भी करा देते हैं, जैसे कुछ मिनरल, जैसे फोस्फेट की डिफिशियंसी और कैल्शियम की डिफिशियंसी भी MND कॉज करा देती है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च चल रही है, हमको भी नहीं पता किस वजह से हो जाती है, लेकिन जेनेटिक को माना गया है। लेकिन मोस्ट कॉमन जैसे डायबिटीज है ना, नहीं पता, ऑन द बेस ऑफ रिसर्च बोल देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। किसके बेस पे, कि लोगों पर रिसर्च कर ली तो देख लिया बस, अच्छा ये कॉमन रहा, लेकिन प्रॉपर नहीं पता, इसे प्रॉपर MND भी नहीं पता। जेनेटिक का क्या रीजन था वो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि जेनेटिक में आपका SOD1 म्यूटेंट करके कौन सा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम बना रहा था, और वो आपकी LMN और MND एंटीरियर हॉर्न सेल्स को खराब कर रहा था। अब आपको दिखेगा क्या, पैथोलॉजी क्या होती, क्या दिखेगा अगर आप MRI वगैरह कराओगे, मालूम नेकेड आई से ही दिख जाता है। नेकेड आई से क्या दिख जाता है, बोले ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं LMN के लिए, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन से स्टार्ट हुआ तो क्या दिखेगा, आप बहुत होशियार हो। ये रही आपकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये आपकी पोस्टीरियर रूट्स है और ये आपकी एंटीरियर रूट्स है। और हमने बोला है सिर्फ और सिर्फ मोटर खराब होता है, इसलिए पोस्टीरियर रूट इन्वॉल्वमेंट में नहीं होंगी, सिर्फ एंटीरियर रूट्स इन्वॉल्वमेंट में होगी। क्यों, क्योंकि एंटीरियर रूट्स के अंदर ही तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं जो मोटर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पोस्टीरियर रूट क्यों खराब होगी, वो तो नॉर्मल बनी रहेगी बढ़िया।
तो क्या होगा सर, बोले एंटीरियर रूट खराब होगी, तो एंटीरियर रूट एकदम पतली होने लग जाती है, क्योंकि डैमेज हो रही है ना, प्रोग्रेसिव उसका क्या हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है। डेफिनेशन थी, इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन। तो ये खत्म होने लग जाती है। जब आपको नेकेड आई से ही जब आप स्पाइनल कॉर्ड देखते हो ना, तो आपको जो नेकेड आई से, अब जो लोग डॉक्टर्स है वो देखते हैं, हम नहीं देख पाएंगे नेकेड आई से, जो सर्जन है वो देखते हैं, तो उनका जो एंटीरियर रूट है वो एकदम बिल्कुल पतला होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे खत्म होने की तरफ चला। और पोस्टीरियर बिल्कुल नॉर्मल है, पोस्टीरियर इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, तो उससे बोल देते तो अच्छा ये एमएनडी है, वर्क क्यों, क्योंकि उन्होंने पोस्टीरियर तो इन्वॉल्वमेंट में लिया नहीं, सिर्फ एंटीरियर हो रहा है, तो ये मोटर न्यूरॉन है। अगर और कोई चीज होती, जैसे ट्यूमर हो जाता स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो दोनों को इन्वॉल्वमेंट में लेगा, या कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों होंगे, सिर्फ एंटीरियर ही क्यों हो रही है, क्योंकि ये एमएनडी है इसलिए एंटीरियर हो रही। तो ये बहुत बड़ा याद रखना, डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि बाकी सब डिसीजेस से क्यों हम एमएनडी को अलग कर पाते हैं। तो एंटीरियर रूट्स की सिर्फ थिनिंग दिखती है, पोस्टीरियर रूट इन्वॉल्वमेंट में नहीं दिखता। और मोस्ट कॉमनली आपसे पूछे तो कौन से स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन में दिखेगी थिनिंग, सर्वाइकल और लंबोसैक्रल रीजन में। इन रीजन में प्रॉपर थिनिंग नजर आपको दिखाई देगी, बिल्कुल पतली। थिनिंग का मतलब क्या है कि आपसे पूछे क्यों थिनिंग हो रही है, सर ये डीजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो कंटिन्यूअसली डीजनरेशन हो रहा है एंटीरियर सेल्स का, तो आपकी एंटीरियर रूट्स पतली होती चली जा रही है, और ऐसा समय आएगा खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन पोस्टीरियर इन्वॉल्वमेंट में बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि ये सर एमएनडी था। और क्या क्या दिखेगा बोलेंगे, बोले ये तो नेकेड आई में था, अगर माइक्रोस्कोपिक में देखोगे तो क्या दिखेगा, बोले जितने हमने इतनी सारी जगह के पढ़े, एलएमएन पढ़ लिया, यूएमएन पढ़ लिया, बल्बर पाल्सी का, इनका विनका, बोला सब जगह क्या होगा, जितने भी सबके मोटर न्यूरॉन सेल्स है उनका लॉस करा दो, बस खत्म। वही थे दिखेगा, लॉस ऑफ न्यूरॉन इन मोटर कॉर्टेक्स, क्योंकि फिर अगेन बार बार चीजें क्यों बोल रहा हूं, मोटर कॉर्टेक्स में क्यों, सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट में, मैं बार बार रट्टा मार रहा हूं इस वजह से कि आप भूलो नहीं। मोटर कॉर्टेक्स, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्योंकि मैंने कहा था क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट में आ रही थी, और अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट में आती हैं। एंड एंटीरियर होनी यानी आपके एलएमएन, रिडक्शन ऑफ कॉर्टिकोबल्बर, कॉर्टिकोबल्बर यानी बल्बर पाल्सी भी दिखेगी। कॉर्टिकोबल्बर का मतलब क्या है कि बल्बर पाल्सी भी दिखनी है, बताऊंगा बल्बर पाल्सी में आगे क्या दिखता है, बल्बर पाल्सी भी दिखती है। और कॉर्टिकोस्पाइनल यानी यूएमएन। देखो सारे फिर वही पॉइंट आ गए घुमा फिरा के, जो मैंने अभी आपको यहाँ सारे पॉइंट बताए थे, जो कौन से पॉइंट बताए थे, ये मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे, एंटीरियर ये सब इन्वॉल्वमेंट में आते थे, तो इन्हीं का क्या लॉस दिखा दो, इन सब का क्या हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है, ये रहा लॉस ऑफ न्यूरॉन मोटर कॉर्टेक्स, क्रेनियल नर्व एंटीरियर यानी एलएमएन, कॉर्टिकोस्पाइनल यूएमएन में, कॉर्टिकोबल्बर यानी बल्बर पाल्सी, वही सब इनका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ऐसा, स्टार्टिंग में मालूम क्या होता है, स्टार्टिंग में 75% इन्वॉल्वमेंट में आते हैं आपके लिम्स, यानी अपर लिम लोअर लिम 75%, और 25% इन्वॉल्वमेंट में आता है बल्बर। बल्बर का मतलब जानते हो क्या होता है, बल्बर का मतलब होता है टंग, आपका बोलना। बल्बर पाल्सी का मतलब ही होता है कि आपकी जितनी भी बोलने की चीजें वो सब खराब हो जाएंगी। बल्बर पाल्सी का मतलब क्या है, बल्बर पाल्सी क्यों हो रही थी, क्या रीजन बताया था मैंने रीजन आपको स्टार्ट पीछे बताया था क्या, कि आपके सर्टेन मोटर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम के कुछ न्यूक्लियाई डैमेज हो रहे थे, ये देखो बताया था कि सर्टेन मोटर न्यूक्लियर ब्रेन स्टेम जा रहे थे, इसी वजह से बल्बर पाल्सी। तो ब्रेन स्टेम में जो आपका स्पीच वाला फंक्शन हो, जितने भी ये सब रहते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पेशेंट को जब, अगर आप पेशेंट पूछे बल्बर पाल्सी का मतलब क्या है, कि पेशेंट बोल नहीं पाएगा, बोलेगा मतलब बोलेगा, ऐसा नहीं बोल नहीं पाएगा, गूंगा नहीं हो जाएगा, मतलब क्या, बोलने में प्रॉब्लम होगी, स्लर्ड स्पीच। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीक, और डिसआर्थरी का मतलब होता है स्लर्ड स्पीच। तो यही स्टीफन हॉकिंग में था, वो ऐसे माइक्स यूज करते थे कि उनकी आवाज तो उनका प्रॉपर था, बोल तो सकते थे मगर प्रॉपर, इसलिए वो ऐसी उन्होंने खुद के लिए बना रखी थी कि जिसमें प्रॉपर वो ऐसे लगाते तो उससे उनकी आवाज पूरे में क्लियर जा सकती थी। उन्होंने ये पूरी अपने लिए इतनी प्यारी मॉडिफाई करी थी कि जो उनकी आंखों से चलती थी। अब इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया, सर आंखों से यानी आंखों का मूवमेंट तो हो रहा है, तो ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या इसका ये उन्होंने आंखों से कैसे बना ली, आंखों को ही क्यों करा, आगे समझाऊंगा। तो ये याद रखना कि वो मुंह से प्रॉपर नहीं बोल पाते, तो इस वजह से वो ऐसे अपने पास ऐसे माइक्स रखते थे बिल्कुल, जो उनकी आवाज को ठीक कर देता था, मॉडिफाई कर, क्योंकि वो गूंगे तो थे नहीं कि बोल ना पाए, मगर बोलने में बस प्रॉब्लम होती थी, स्लर्ड स्पीच होती थी, बोलने में तकलीफ। तो उन्होंने ऐसा रखा कि वो धीरे धीरे भी बोले लेकिन वो सराउंडिंग में अच्छे से लोग उसे समझ पाए। तो कभी भी इनकी स्पीच सुनना तो बहुत वैसी रहती है, समझने में थोड़ी इतनी क्लियर हमको नहीं आती। क्या एसिमेट्रिक वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, यानी अपर लिम लोअर लिम 75% इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं, और जो आपकी आवाज है बल्बर वो सिर्फ 25% इन्वॉल्वमेंट में आती है। इसी वजह से तो ये क्या हो गया, पूरी बॉडी इनकी रह गई काम खत्म, लेकिन बोलने में फिर भी इतने थे कि तो लोगों तक बात पहुंचा पाते थे, लेकिन 75% बॉडी चली गई, एक उंगली भी नहीं उठा पाते थे। ठीक है,
एट बोथ, और ऐसा होता है कि पहले तो स्टार्टिंग में 75% ये दिखेगा, एक बहुत ही एक पढ़ूंगा बल्बर पालसी बताऊंगा, वहां सिर्फ बल्बर इन्वॉल्वमेंट होता है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है, वरना जनरली पहले अब लिम इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे करके बल्बर सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। मैंने कहा ये प्रोग्रेसिव है, शुरू कहीं से भी हो, खत्म आपकी डेथ पे ही होगी। ये ऐसी डिसीज है कि शुरू कहीं से भी हो, खत्म जब ही होगी जब आपकी डेथ होगी, ये इससे पहले खत्म नहीं होने वाली डिसीज। तो एट बोथ लिम बल्बर ऑनसेट सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं। तो एंड अभी एंड तक आते आते आप सब कुछ पेशेंट को करा दोगे, तो आप बोलोगे सब इन्वॉल्वमेंट में करा दिया भैया हमने। तो क्या है था की फीचर, क्या है, द मिक्सचर ऑफ बोथ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट विद नॉर्मल सेंसेशन। कितनी प्यारी लाइन लिख गई यहाँ। क्या बोला कि की फीचर क्या है कि अपर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे, मगर सेंसेशन कंप्लीटली नॉर्मल रहते हैं। ऐसे पेशेंट को कोई टिगलिंग प्रिकलिंग सेंसेशन नहीं, कोई पेन नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए सेंसरी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल। इसका नाम ही है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। सेंसरी 0% इन्वॉल्वमेंट में नहीं आते। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट करके पढ़ने वाले। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये कुछ बताया था कि फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट में कॉर्टिकोबल्बर, यूएमएन, एलएमएन, अब कौन कौन इन्वॉल्वमेंट में होंगे तो क्या क्या साइन दिखेंगे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हमने अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा तो क्या साइन दिखते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े। फ्रंटल लोब पता है आपको किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारी मेमोरी के लिए, इमोशनल्स के लिए, हमारे इमोशंस वगैरह इन सब के लिए तुम्हारा फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसके सिम्टम्स आएंगे। यानी अगर, और ये याद रखना, फ्रंटल लोब डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग का इन्वॉल्वमेंट में नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ 3 से 5% ही लोग होते हैं एमएनडी के जिनमें फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है आगे चल के। डॉक्टर स्टेफन हॉकिंग का बिल्कुल भी फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट में नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ अपर लिम, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन और बल्बर पाल्सी जो मोस्ट कॉमन है, जो सबका होना है, वो इन्वॉल्वमेंट में। फ्रंटल लोब बहुत ही होता है कि 3 to 5% इन्वॉल्वमेंट में आ जाए एक्सट्रीम केस में। ठीक है, तो फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट, फ्रंटल एट्रोफी किसकी किसकी, पीसीजी का मतलब क्या होता है, पीसीजी का मतलब होता है पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस, पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस, ये फ्रंटल लोब में पार्ट होता है, याद रख लो, याद आए,